नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल है अर्थात एटमॉस्फेयर है, उसकी जो विभिन्न प्रकृति है, उसकी जो संरचना है, उसके जो स्तर हैं, उनके विषय में हम लोग पूरी डिटेल पढ़ेंगे। बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही समझने का विषय है और 100% ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि निश्चित होता है कि एक आधा क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। आधा इसलिए ये कह दिया मैंने क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न के बीच में वो कथन कारण के रूप में या मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। अर्थात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और उतना ही ज्यादा सरल विषय भी है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और वायुमंडल का ये विषय अर्थात यहाँ से हम लोग फिर वायुमंडल के क्रम में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पिछली जो क्लासेस हुई, पिछली जो जितने विषय हम लोगों ने पढ़ा वो सब स्थल मंडल से संबंधित विषय थे। अब यहाँ पर हम लोग सारे के सारे विषय जो हैं वो वायुमंडल से संबंधित पढ़ेंगे। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी क्लासेस बनेंगी उसके सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए मित्रों, इस विषय को शुरू करते हैं जो बहुत ही सरल विषय है। सबसे पहले तो बात करते हैं वायुमंडल की कि आखिर वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल का मतलब ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी के इस वाले हिस्से में, अर्थात सतह पर, बिल्कुल पृथ्वी के ये जो सतह है, सतह से ऊपर का जो हिस्सा है अर्थात जो हवा का हिस्सा है, और कहाँ तक हिस्सा, अंतरिक्ष तक, अर्थात जो खुला अंतरिक्ष का क्षेत्र है वहां तक की बात करें, कहां से, पृथ्वी की सतह से, वो जो हिस्सा है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। बिल्कुल जहां से पृथ्वी का सतह टच करती है, वहां से टच करके अंतरिक्ष के खुले स्वरूप तक जाते जाते जो पूरी संरचना है वो वायुमंडल कहलाती। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह खुली संरचना है, ये बंद प्रक्रिया नहीं है, बंद स्वरूप नहीं है, ये एक खुली संरचना है। अर्थात अंतरिक्ष से धूल या अन्य प्रकार के कण प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष का जो वायुमंडलीय स्वरूप है, या हालांकि वो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है लेकिन ताप है, दाब है या विभिन्न प्रकार के फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। वहां से विभिन्न प्रकार की रेज प्रवेश करती हमारे अंतरिक्ष से या हमारी पृथ्वी में सतह में पहुंचती हैं, जिनमें अल्ट्रावायलेट हो सकती हैं, इंफ्रारेड हो सकती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्टेड करती हैं, हमें प्रभावित भी करती हैं। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा का प्रकाश, सारा का सारा जो है, वो अलग बात है चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं, वो सब कहीं ना कहीं सीधे प्रवेश करता है, अर्थात ये खुली स्थिति। और वैसे ही हमारी पृथ्वी की बहुत सारी चीजें जो है वो खुले अंतरिक्ष में चली जाती हैं। सबसे प्रमुख है गैसेस। गैसेस खुले अंतरिक्ष में धीरे धीरे करके विस्थापित होती रहती हैं और उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है, तापीय संतुलन है, वो निश्चित बना रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार यहीं संग्रहित होती रहेगी, खुले अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी जो है वो जलता हुआ गोला बन जाएगी, क्योंकि एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी जलता हुआ गोला बन जाएगी। अर्थात वायुमंडल एक खुली संरचना का स्वरूप हमको दर्शाता है। ये वायुमंडल है, अर्थात सतह से लेकर जो खुले अंतरिक्ष तक का बीच का क्षेत्र है वो सारा का सारा। स्थल मंडल तो हम लोगों ने जो पृथ्वी का अपना स्थलीय स्वरूप है वो पढ़ा ही था, इसके बाद जलमंडल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय को। प्रमुख दूसरी चीज ये है कि इसमें कई सारे स्तर हैं, कई सारे नाम हैं उनके अपने। जैसे सबसे नीचे जो हमारी सतह को छूता हुआ मंडल है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, अर्थात हमारी पृथ्वी की सतह को सबसे पहले जो टच करता है, जो हमारी पृथ्वी से ही सीधे सतह से सीधे जुड़ा हुआ है, उसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर हमारी पृथ्वी की सतह को टच करता है सीधे। इसका जो विस्तार है वो 8 किलोमीटर से लेकर
भाई सतह से तो है ही है। ऊंचाई अगर बात करें 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई लगभग पाई जाती है। कई किताबों में 15 किलोमीटर लिखा है, कई में 17 लिखा है, कई में 18 लिखा है, तो एक एवरेज मान लेते हैं 18 किलोमीटर का एवरेज है। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का अर्थात ये कभी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा मंडल तिरछी लेयर का है, तिरछी सीमा का है, तो वो तिरछी सीमा क्षोभ मंडल दर्शाता है, क्योंकि 8 से 18 अर्थात वो सीधे नहीं जाता है कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरह से संरचना दिखाता है। कारण है इसका कि 8 किलोमीटर जो है वो ध्रुवों में पाया जाता है। ये जो ध्रुवी स्वरूप है वहां पर, क्योंकि ध्रुवों की ऊंचाई अधिक है, तो इसका मतलब है वायुमंडलीय सतह कम होगी, वायुमंडलीय क्षेत्र कम हो जाता है 8 किलोमीटर ऊंचाई से। ये 18 किलोमीटर इसलिए 0 से लेकर 18 किलोमीटर ऊंचाई विषुवत रेखा पर, ये ध्यान रखिएगा, अर्थात विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है। ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि यह जो क्षोभ मंडल सीमा है, क्षोभ मंडल है, सीमा नहीं, इसमें हमको चक्रवात मिलते हैं। जैसे आजकल अम्फन चक्रवात आया हुआ है इस समय भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, भीषण चक्रवात है, भारत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली चक्रवातों में से एक है, जिसकी जो रफ्तार है वो करीब 165 से लेकर लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और 2009 के बाद ये इतना खतरनाक चक्रवात दूसरा आया है, ये भी ध्यान रखिए। तो इन क्षोभ मंडल सीमा में हमको क्या क्या घटनाएं दिखाई पड़ती हैं प्रकृति की? चक्रवात दिखाई पड़ते हैं। और चक्रवात का मतलब केवल यहीं के चक्रवात नहीं, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चक्रवात, हिंद महासागर के, अटलांटिक महासागर के, सभी तरह के, चाहे वो टॉर्नेडो हो, चाहे टाइफून हो, चाहे चक्रवात हो, जो भी है सारे के सारे, विली विली इत्यादि। धूल दिखाई पड़ती है, धुआं दिखाई पड़ता है, धुआं, क्योंकि आग लगी तो धुआं भी दिखेगा। वर्षा कहाँ होती है? क्षोभ मंडल सीमा में होती है। जितना भी पानी बरसता है सब क्षोभ मंडल सीमा में बरसता है। ताप कहाँ एकत्रित होता है? आकर क्षोभ मंडल सीमा में ही एकत्रित होता है, अर्थात पृथ्वी की सतह से जो ताप उत्सर्जित होता है वो प्रवेश करता है, वो नहीं, वो तो कई स्तरों से बढ़कर प्रवेश करता है। बादल आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगे? वो भी क्षोभ मंडल में ही दिखाई पड़ेंगे सारे के सारे। लगभग 80% गैसेस कहाँ पर हैं? वो सब की सब क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। या हम ये कहें कि हमें जो दिखाई पड़ने वाली प्राकृतिक दशाएं हैं, प्राकृतिक गतिविधियां हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो लगभग हमको क्षोभ मंडल में ही दिखाई पड़ती, कुछ एक अपवादों को छोड़। तो ये ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल सीमा। दूसरी है, इसके ऊपर जैसे जाते हैं वैसे हमको मिलती है समताप मंडल सीमा, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर का क्षेत्र मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल का ये जो क्षेत्र है, इसे क्षोभ मंडल पट्टी कहते हैं, क्षोभ मंडल लेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल बाउंड्री कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर बाउंड्री कहते हैं। ये लगभग 1.5 किलोमीटर की पट्टी है। वो एक ऐसा है कि जिसे हम इकोटोन जैसा कहें, अर्थात वहां पर क्षोभ मंडल के गुण भी पाए जाते हैं और संताप मंडल के गुण भी पाए जाते हैं, अर्थात दो अलग अलग मंडल जहां पर मिल रहे होते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र क्षोभ मंडल सीमा कहलाता है। किन दो के बीच में? संताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में। संताप मंडल में सबसे प्रमुख चीज होती है ओजोन परत। ये ध्यान रखिएगा, इसके लगभग 35 किलोमीटर ऊंचाई तक हमको ओजोन लेयर मिलती है। कहां से? 18 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई, अर्थात निम्न और मध्य समताप मंडल में हमको ओजोन लेयर मिलती है, ओजोन गैस मिलती है, ओजोन लेयर नहीं, ओजोन गैस मिलती है, और वहीं पर ओजोन लेयर बनती है, वो सारी की सारी। दूसरी बात, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो समताप मंडल है, अर्थात यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का जो दबाव है वो लगभग समान होता है, और इसी समानता की वजह से यहाँ पर जितने भी प्रकार के जहाज हैं हमारे, चाहे वो आपके मतलब व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित कार्गो जहाज हो, चाहे आपके लोगों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट से संबंधित जहाज हो, चाहे जितने भी सेनाओं से संबंधित हमारे जेट जहाज हो, तो किसी भी तरह के जो जहाज हैं वो सारे के सारे इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं।
जेट इंजन से संबंधित जहाज भी या जेट विमान जो हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, लेकिन वो समताप मंडल की ऊपरी सीमा में उड़ाए जाते हैं। नीचे की सीमा में बाकी जहाज तो उड़ाए जाते हैं, ये ध्यान रखेगा, लेकिन जेट जहाज जो है वो ऊपरी सीमा में उड़ाए जाते हैं। इसका कारण भी है जेट जहाजों को, क्योंकि जो जेट इंजन होता है वो जेट इंजन ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में प्राप्त करता है, क्योंकि उसका एक जो ईंधन है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप भी है। तो ऑक्सीजन की उसको आवश्यकता होती है, और वो ऑक्सीजन उसको कहाँ पे मिलेगी? वो ऑक्सीजन उसको हमेशा ओजोन से ही बनानी पड़ती है, प्राप्त होती है। इसलिए जेट जहाज जो है वो इस सीमा पर उड़ाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, ध्वनि तरंगे जो हैं वो समताप मंडल तक ही पहुंचती हैं। हम लोग जो बोलते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो भी करते हैं, वो जो आवाजें हैं वो कहाँ तक पहुंचती हैं? समताप मंडल तक ही पहुंचती हैं, अर्थात खुले अंतरिक्ष में नहीं जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगे सीधे सीधे यहीं तक। ये समताप मंडल क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर तापमान और दबाव समान होता है, स्थिर होता है, इसी कारण जहाज उड़ाए जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों हम लेयर स्थितियों की बात करते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का बड़ा अजीबोगरीब स्वरूप है। देखिए, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाते हैं, 1 किलोमीटर अगर हम सतह से ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो हम लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखते हैं, अर्थात ये माइनस की स्थिति होती है, कमी होती हुई दिखाई पड़ती है। या हम ये कहें कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कम होता है वो लगभग 165 मीटर की स्थिति में कम होता चला जाता है, और कम होता जाता है। और समताप मंडल के क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते हम क्या देखते हैं? सामान्य टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की स्थिति तक पहुंच जाता है, स्थिर तापमान की स्थिति पर। लेकिन ये मध्य समताप मंडल तक की स्थिति होती है, उसके बाद की स्थिति नहीं होती। ओजोन लेयर यहाँ पर मौजूद है। दूसरा सबसे प्रमुख स्वरूप ये है कि ओजोन लेयर सूर्य की जितनी भी विकिरण है, उस विकिरण में मौजूद जितनी भी पराबैंगनी के विकिरण है, उन सभी को वापस करने का कार्य करती है। अर्थात सूर्य की लगभग 19% विकिरण को ऑब्जर्व करके या रिफ्लेक्ट कर देती है, कहीं ना कहीं इसको वापस अंतरिक्ष की ओर भेज देती है। इसीलिए तो हम पराबैंगनी विकिरण से बच जाते हैं। अगर पराबैंगनी विकिरण सीधे प्रवेश कर जाएगी इन क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर या शरीर में छाले या अन्य प्रकार की आंखों की रोशनी, अन्य प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं जो जीव जगत है वो बिल्कुल लगभग बहुत ही तेजी से समाप्त हो जाएगा, अगर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो लगातार कहीं ना कहीं प्रवेश करती रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये ओजोन लेयर ही हमारी सबसे सुरक्षात्मक लेयर है, जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। और यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की लगभग 19% जो विकिरण है उसको रोक लिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो विकिरण है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल और मध्य तापमंडल की इस बीच की सीमा में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और ये जो बीच की सीमा है वो ही मध्य तापमंडल या समताप मंडल सीमा कहलाती, जो तापमंडल और समताप मंडल को विभाजित करती। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सीमा है, यहीं पर जब विकिरण, पराबैंगनी विकिरण इकट्ठा होने लगती है, तो ये जो टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंचा था वो अचानक से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि विकिरण वहीं पर मौजूद हो गई, और उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है। और बहुत तेजी से बढ़ने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर लगभग, अब हम ये समझें कि यहाँ पर जो माइनस समताप मंडल की बिल्कुल बॉर्डर पर -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था, वो बढ़ते बढ़ते इस तापमंडल की इस क्षेत्र में 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अर्थात तापमान का बहुत ही ज्यादा अंतर इस क्षेत्र में हमको दिखाई पड़ता है। कहाँ पर? -100 डिग्री सेल्सियस जो समताप मंडल का तापमान था, ओजोन लेयर के पराबैंगनी विकिरण को रोकने की वजह से बढ़ते बढ़ते 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान या विकिरण रुकने लगती है, और
तापमान बहुत इकट्ठा होने लगता है। ये स्थितियां कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मध्य तापमंडल की इस बॉर्डर की रेखा पर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है मध्य तापमंडल की कि यहाँ पर जो है इसको हम कुछ इस तरह से समझें कि पहले तापमान घटता है, उसके बाद फिर तापमान बढ़ता है। मध्य तापमंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर के एवरेज पर है, ये ध्यान रखिएगा। समतापमंडल से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की रेंज पर। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होने वाली जो घटना है वो है उल्का दहन, अर्थात जितने भी प्रकार के हम उल्का पिंड देखते हैं कि गिर रहे हैं वो सब मध्य तापमंडल तक ही सीमित होते हैं। बहुत ही रेयर होता है जो कोई पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रमुख वायुमंडलीय क्षेत्र में या क्षोभमंडल सीमा में प्रवेश कर जाए, पृथ्वी पर गिर जाए। अन्यथा जो भी हैं वो सब मध्य तापमंडल में ही जल जाते हैं और जलते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, तभी तो हमको दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये मध्य तापमंडल कोई विभाजन नहीं, इसी को तापमंडल कहते हैं। ये पूरा का पूरा तापमंडल का ही क्षेत्र है, उसी का एक छोटा सा भाग है मध्य तापमंडल या मीजोस्फीयर भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरा, तापमंडल की यही जो ऊपरी सीमा होती है लगभग 250 किलोमीटर तक की सीमा होती है, जहां का टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह अधिक तापमान लेकिन कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और बहुत ही कम घनत्व का भी क्षेत्र होता है। सीधी सी बात है, तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब और घनत्व दोनों ही कहीं ना कहीं कम होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद की लेयर 250 किलोमीटर के ऊपर जो है वो आयन मंडल है, जो 700 किलोमीटर तक जाता है। अर्थात ये जो बीच की पट्टी है लगभग 1.5 किलोमीटर की, इसे हम तापमंडल रेखा, तापमंडल सीमा, तापमंडल बाउंड्री के नाम से जानते हैं, जो आयनोस्फीयर और मीजोस्फीयर को आपस में विभाजित करती है, ये ध्यान रखिएगा। आयन मंडल नाम से ही समझ में आ रहा है, आयनोस्फीयर या आयन मंडल जो है, आयन अर्थात जो गैसेस हैं वो आयन के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं, अर्थात गैसें अपने कण के रूप में नहीं दिखाई पड़ती हैं, जैसे क्षोभ मंडल सीमा में हमको दिखाई पड़ती हैं। यहाँ गैसें जो है आयनित अवस्था में मिलती हैं, सबसे बड़ी चीज। घनत्व भी यहाँ पर कम होता है, दूसरी बड़ी चीज। तीसरी सबसे ज्यादा प्रश्नों में पूछा गया है कि संचार उपग्रह या मौसमी उपग्रह जो हैं और रेडियो तरंगे जो हैं वो कहाँ तक पहुंचती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 700 किलोमीटर, अक्सर सुना होगा कि संचार उपग्रह जो है वो 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया या 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। वो कारण यही है क्योंकि ये सारे के सारे आयनोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं, चाहे संचार उपग्रह हो चाहे आपके मौसमी उपग्रह हो, दोनों के दोनों। और रेडियो तरंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंगे कहाँ से वापस आती हैं, ये कहीं ना कहीं आयनोस्फीयर से ही वापस आती हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल ऐसे समझ, आपने एक हाथ में मोबाइल लिया, दूसरे हाथ में मोबाइल लिया, एक हाथ से दूसरे हाथ वाले मोबाइल को आप फोन मिलाते हैं, नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग कहते हैं अरे ये हाथ में लिया हुआ है, ये हाथ में लिया हुआ है, तो फोन क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, लेकिन वास्तव में स्थिति ये होती है कि जब आप फोन मिलाते हैं तो उससे जो रेज निकलती हैं, रेडियो तरंगे निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलती हैं, वो पहले आपके संचार उपग्रह तक जाती हैं, अर्थात 700 किलोमीटर ऊंचाई पर। फिर वहां से बगल वाले हाथ में 700 किलोमीटर के बाद आती हैं, नीचे आती हैं, तो 1400 किलोमीटर का रेंज कवर करके आती हैं, चाहे आपके हाथ में, अगल बगल के हाथ में मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। तो ये स्थिति होती है, इसीलिए कभी कभी ये दोनों अगल बगल रखे हुए मोबाइल भी आपस में नहीं मिलते हैं, नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, ये भी स्थिति होती है। उसका कारण यही है कि वो 700 किलोमीटर और 700 किलोमीटर आना जाना की स्थिति लगभग 1400 किलोमीटर पार करके आ रही होती है तरंगे। तो ये जो स्वरूप है वो सब संचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह का स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको आयनोस्फीयर लेयर मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, आयन मंडल सीमा रेखा मिलती है, और उसके बाद हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, चुंबकीय मंडल। चुंबकीय मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस हैं वो चुंबकीय स्वरूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर हमको गैसेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्मेट में पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ पर आयन के रूप में भी नहीं मिलती हैं, आयन का जो बिल्कुल बेसिक स्वरूप है उसमें भी मिलती हैं हमको सारी की सारी जो गैसेज मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब यहाँ पर आप तापमंडल के ऊपर जाना शुरू करते हैं, आयनोस्फीयर में जाइए, चुंबकीय या क्षेत्र में जाइए, तो यहाँ पर तापमान घटना शुरू हो जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र जो लगभग 4500 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, उसको पार करते हैं, तो फिर जब खुला अंतरिक्ष का क्षेत्र आता है या एक्सोस्फीयर का क्षेत्र आता है, तो एक्सोस्फीयर या खुले अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमको टेम्परेचर नहीं मिलता है, निर्वात की दशाएं मिलती हैं, ना वहां पर विशेष कोई गैसेज हैं, ना ही वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्सेस बहुत ज्यादा काम करते हैं, यहाँ तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं काम करता है। आपने अक्सर जो लोग हैं जो अंतरिक्ष जाते रहते हैं, उनके अगर वीडियो देखे हैं, अक्सर भेजा करते हैं वो, या चित्र देखे हैं या फिल्में देखी हैं, तो अक्सर देखा होगा कि निर्वात में, खुले अंतरिक्ष में वह उड़ रहे होते हैं, अर्थात क्योंकि जो वेट है उनका वो बिल्कुल जो शून्य हो जाता है, और शून्य होने की स्थिति में वो सब वहीं पर तैरने लगते हैं। वो उड़ते नहीं है, वो तैरते हैं, अर्थात खुले अंतरिक्ष में तैरने की स्थिति आ जाती है वेट कम हो जाने की वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा का सारा स्वरूप जो है वो खुला अंतरिक्ष का है, और यहाँ का टेम्परेचर भी नहीं है, यहाँ पर दाब भी नहीं है, यहाँ पर ताप भी नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से निर्वात की स्थिति है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम खुले अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमको पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जल बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन जब हम खुले अंतरिक्ष से खुले अंतरिक्ष को देखते हैं तो वो हमको काले रंग का दिखाई पड़ता है। ऐसे हम देखेंगे तो हमको वैसे भी अंतरिक्ष नहीं दिखता है, वो तो बीच में बादल दिखाई पड़ते हैं जो क्षोभमंडल सीमा में ही होते हैं, उसके बाद की स्थिति है इतनी सारी लेयर, तो वो जो स्वरूप है वो हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है। और अंतरिक्ष में पहुंचकर अगर हम अंतरिक्ष को देखेंगे तो वो हमको बिल्कुल काले अंधेरे की तरह नजर आएगा, जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी नाम की चीज नहीं। रोशनी वही है जो सूर्य से प्राप्त हो रही होती है, जो सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही होती है वो, अन्यथा बिल्कुल काले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान रखिएगा, सभी के बीच में लेयर है, क्षोभमंडल सीमा, समताप मंडल सीमा, मध्य ताप मंडल सीमा, तापमंडल सीमा, आयन मंडल सीमा, और उसके बाद चुंबकीय मंडल सीमा, और फिर खुला अंतरिक्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले टेम्परेचर घटता है, अर्थात 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। उसके बाद जो ये -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तापमान। फिर मध्य तापमंडल में ये बढ़ना शुरू होता है, जो 1700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। लेकिन आयन मंडल क्षेत्र में ये फिर घटना शुरू होता है, और घटने के बाद फिर खुले अंतरिक्ष में ये बिल्कुल शून्य की तरफ चला जाता है, अर्थात पूरी तरह से समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। शून्य का मतलब यहाँ पर जाड़े की स्थिति नहीं, समाप्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी सारी सीमाएं हैं जो हमें वायुमंडल में प्राप्त होती हैं, उसके स्तर हैं, उससे संबंधित सारी बेसिक पॉइंट्स हैं। और इसके आगे के वायुमंडलीय क्षेत्र के विषय जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत